नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 2019 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो विपरीत ध्रुव या धुर विरोधी या जानी दुश्मन कहे जाने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मंच पर आ गए 2019 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा 2019 के चुनाव के लिए मायावती और अखिलेश यादव ने साथ आकर चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आए, ये संदेश दिया, एक दूसरे का अभिवादन किया कि पुरानी कटुता वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड को भूलकर दोनों अब राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मायावती और अखिलेश ने मुलायम के साथ एक मंच भी साझा किया, लेकिन चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट गया। चुनाव में मायावती को 10 सीटें, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, तब मुलायम सिंह जीवित थे, 5 सीटें मिली। दोनों दलों की तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन पहले गठबंधन तोड़ने का ऐलान मायावती ने किया और आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो बसपा को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जबकि बसपा ने भरपूर वोट सपा को ट्रांसफ़र कराए। उस वक्त जाहिरा तौर पर ही बातें सामने आई थी। अब एक लंबे वक्त के जो वक़्फ़ा है वो निकल गया है, लंबा अरसा निकल गया। तकरीबन 5 साल बाद फिर से बहुजन समाज पार्टी की चीफ बहन कुमारी मायावती ने एक नया अध्याय खोला है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। जवाब में अखिलेश यादव ने भी आज दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अपनी बात रखी। मायावती ने कहा कि अखिलेश बसपा नेताओं के फ़ोन नहीं उठाते थे, जबकि सपा मुखिया ने कहा कि बिना बताए गठबंधन मायावती ने तोड़ दिया। मायावती की तरफ से सवाल उठाने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पर था, बलराम यादव जी साथ थे, बलिहारी बाबू भी थे, दोनों सपा और बसपा की लीडरशिप मंच पर मौजूद थी। मतलब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पूरे नेता एक साथ मंच पर मौजूद थे। किसी को पता नहीं था कि गठबंधन टूटने जा रहा है। बलिहारी बाबू बसपा के बड़े नेता, मैंने खुद फ़ोन मिलाया था यह पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है। सामने प्रेस मुझे जो मंच से नीचे मिलेगी मैं उसको क्या जवाब दूंगा। कभी कभी लोग अपनी बात छिपाने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं। इसके पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एसपी को 5 और बीएसपी को 10 सीटें मिली। इस वजह से दुखी होकर बीएसपी से आगे संबंध बनाए रखना तो दूर, अखिलेश यादव ने उनका और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया था। ये सनसनीखेज और ताज़ा आरोप बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर लगाया और कहा कि तब पार्टी को अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी से अलग होना पड़ा, गठबंधन अलग होना पड़ा। बड़ा सवाल ये है कि 2019 की बात 2024 में, वो भी लोकसभा चुनाव के बाद, मायावती को क्यों याद आई, ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर आज हम मंथन करेंगे। क्या दलित वोटों की लड़ाई है या दलित वोटों की दुहाई है ये? क्योंकि आज जो कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं तो हम दलित वोटों की दुहाई की बात कर रहे हैं कि दलित वोटों की दुहाई 2019 की बात 2024 में क्यों याद आई, ये सवाल मंथन में। लेकिन ये दलित वोटों की लड़ाई है क्या? क्या बहुजन समाज पार्टी को ऐसा लगने लगा है कि 2024 का जो लोकसभा परिणाम आया है उसमें उनका जो वोट का चंक है वो काफ़ी कुछ खिसक कर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ गया है? बसपा को पहले ही भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान पहुंचा चुकी है, तो मायावती ने क्या वो पुराने पन्ने खोले हैं? उत्तर प्रदेश में दलितों की अच्छी खासी आबादी है, जिला वार जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कहाँ कितने परसेंट है, लेकिन ओवरऑल कम से कम 19 से 21% के बीच दलितों की आबादी है उत्तर प्रदेश में और वोट भी अच्छा खासा पड़ता है। इस दलित वोट चंक पर एक छत्र बहुजन समाज पार्टी का कभी राज हुआ करता था। 18 से 19% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता था, लेकिन वो सिमट कर लगभग 9% पर आ गई है। तो ये बहन कुमारी मायावती के लिए चिंता का विषय है और दलित वोटों को लेकर लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी
लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, संविधान बचाओ सम्मेलन चल रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात करें, बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। अखिलेश पीडीए का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज 5 साल बाद ये क्यों कहा कि अखिलेश यादव ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था? क्या दलितों के बीच ये मैसेज चला गया है कि वो क्या दलित ये मान चुके हैं कि वो गठबंधन तोड़ने की कसूरवार बहन कुमारी मायावती हैं? क्या उसकी सफाई 5 साल बाद देकर क्या मायावती कोई राजनीतिक हासिल कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश और मायावती के जो एक दूसरे की सफाई और बयान है, उनको सुनिए। जिस समय गठबंधन टूटा उस समय मैं आजमगढ़ के मंच पे था। आदरणीय बलराम यादव जी थे, बलिहारी बाबू जी भी थे। दोनों सपा बसपा का जो लीडरशिप थी सब उस मंच पर मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने जा रहा है, किसी को नहीं पता था। मैंने खुद फोन मिलाया था ये पूछने के लिए कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों तोड़ा जा रहा है, और जो सामने प्रेस मुझे मंच के नीचे मिलेगी उसको मैं जवाब क्या दूंगा। तो कभी कभी लोग अपनी बात को छिपाने के लिए भी इस तरह की बातें रखी जाती हैं। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम खुद जानते हो ये बात? नहीं, जब ये सवाल आपके मन में आया तो इसका मतलब आप खुद जानते हो कि मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अच्छा, अगर कुछ अच्छा किया होता तो यूपी जीतते, और उन्हीं की नाकामी से देखिएगा हरियाणा हार रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र भी हारेंगे। इलेक्शन की तैयारी तो बड़ी तगड़ी कर ली है, हर जगह प्रोजेक्ट। क्या तगड़ी की है? बीएलओ हटा दो, ये कोई तैयारी है? डीएम अपना पोस्ट कर दो, अपना पुलिस कप्तान जो कहने मानता रहे उसको पोस्ट कर दो। ये तैयारी बोलेंगे आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अपनी बातों को छुपाने के लिए, अपनी खामियां या अपनी जो कमियां हैं उनको छिपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। उनका इशारा बहन कुमारी मायावती के इस बुकलेट जो जारी की है उसमें जो जिक्र किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो अवाक था, मैं तो आजमगढ़ के मंच पर था। बलराम यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बलिहारी बाबू बसपा के वरिष्ठ नेता, ये सब मौजूद थे, पूरी लीडरशिप मौजूद थी सपा बसपा की मंच पर। और जब ये फैसला मुझे पता चला कि मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया है तो मैं शौक हो गया, स्तब्ध रह गया कि भाई नीचे प्रेस अभी मिलेगी, मैं क्या जवाब दूंगा, क्यों गठबंधन तोड़ा गया। लेकिन गठबंधन टूट गया था। अब इतने दिनों बाद ऐसी कोई बात छिपाने के लिए वो ऐसी बात की जा रही है क्या? मैं तो खुद ही बात करना चाहता था कि भाई क्या हुआ, लेकिन मुझसे बात नहीं हो पाई। तो ये बात बिना बात तो हो नहीं सकती, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और जो विमर्श है वो दलित हैं, दलित वोटों की लड़ाई है, वोटों की दुहाई है। इसी वजह से 2019 की बात क्या 24 में याद। मेहमान जुड़ गए हैं, चिंतक निशा बुराक, दलित चिंतक विश्लेषक प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ी हैं। निशा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और बहुजन समाज पार्टी को लंबे समय तक चरम तक पहुंचने और फिर पराभव की तरफ बढ़ने तक पूरी यात्रा को बहुत करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हयात उमर साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत हयात साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रोफेसर निशा बुराक से चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा। प्रोफेसर साहिबा, बहन कुमारी मायावती को इतने सालों बाद ये क्यों याद आया, ये बात क्यों आज उन्होंने, ये बात आम हुई कि अखिलेश ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, वो फ़ोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया था। और दोपहर में अखिलेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई वो तो अवाक थे, आजमगढ़ के मंच पर थे, बसपा सपा की पूरी लीडरशिप थी, उन्हें भी कुछ नहीं पता। तो ये बात जो हो रही है ये बिना बात तो नहीं हो रही। आपकी नज़र और नज़रिए में ये क्या कारण हो सकते हैं प्रोफेसर साहिबा? जी नमस्कार, जय भारत, जय संविधान। क्या मैं ऑडिबल हूँ क्लियरली? हाँ अवश्य, दर्शक आपको सुन रहे हैं, कृपया बोलिए।
धन्यवाद। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ये सब अचंभित होने की बात नहीं है कि उन्होंने एकदम से उनको याद आया कि वो इस बात की दुहाई दें कि हाँ, अगर वो गठबंधन हुआ था 2019 में तो वो गठबंधन किन कारणों से टूटा होगा। क्योंकि पुरानी बात तभी निकलती है जब मौजूदा हालात के साथ उसका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक हो। अब हम सभी को विदित है कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों में, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है। और हरियाणा में जो बसपा है, बसपा का गठबंधन यहाँ पे आईएनएलडी के साथ हुआ है, इंडियन नेशनल लोक दल के साथ यहाँ पे गठबंधन में है। अगर हम एक बहुत बहुचर्चित अगर गठबंधन की बात करें जो मौजूदा में एक विपक्ष के तौर पर बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है, तो वो इंडी गठबंधन है। और इंडी गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव जी का जो एक रोल, उनके जो बयान है, जिस तरीके से वो स्पेस पे अपनी बात को लिखते हैं, जिस तरह से वो सामाजिक मुद्दों की बात को उठाते हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछले इस एक लंबे समय में अखिलेश यादव जी ने खुद को एक नेता के तौर पे बहुत ही परिपक्व कर लिया है। वो अगर बात उनसे की जाती है, जैसे मायावती जी की बात जो है वो विपक्ष ने जब जो है वो भाजपा के कोई ऐसा बयान था जो मायावती जी के खिलाफ था, तो बड़ी सफाई से अखिलेश यादव जी ने उसको जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लिया था भाजपा कि के एक उनकी विधायक ने आइडियोलॉजी और हमारी भाजपा के एक आइडियोलॉजी। विधायक ने भाजपा के एक विधायक जो मथुरा से आते हैं, उन्होंने मायावती को सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कहा था और इस पर हाँ जी, अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया था और फिर भाजपा को यादव जी ने लानत की रिएक्ट थी उसकी। किया जब तो उन्होंने बहुत मतलब अच्छे से, उन्होंने कोई बुराई नहीं की मायावती जी पे, और बहुत उन्होंने ये कहा कि ठीक है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है तो, लेकिन इस तरह का जो बयान है वो उसके पक्षधर नहीं है। तो ये जो सारा चीजें चल रही है, इसके साथ साथ आप धरातल पे ये भी देखें कि जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर ने अपने आप को जिस तरह से संसद में रिप्रेजेंट करना शुरू किया है, वो भी अपने आप में एक जो है वो बहुत ही उदाहरण लायक बात है। ऐसे में पिछले लंबे समय से एक जो पढ़ा लिखा दलित है, वो तो कहीं ना कहीं बसपा से टूट ही रहा था धीरे धीरे करके। आपने खुद बताया, आंकड़ों के माध्यम से आपने बताया कि यूपी इतना बड़ा हमारा राज्य है और कुल वहां पे जो है वो 25 करोड़ वोटर्स हैं, कुल 25 करोड़ वोटर। और अगर उसमें हम दलित वोटर्स की बात करें तो केवल मात्र आज की तिथि में 9% वोटर को बसपा अपनी ओर आकर्षित कर पा रही है। तो जो पढ़ा लिखा दलित है वो बसपा से बहुत लंबे समय से टूटता जा रहा है, और लगातार वो सवाल करता है, वो ये सवाल करता है कि आप एक तरफ बहुजन जो है वो राजनीति की बात करते हैं, हम पूरे देश में विभिन्न राज्य जहां जहां पे भी भाजपा का शासन है, हम लोग पीड़ित हैं। अभी अभी एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके भी देश भर में चर्चा है, जो बहुजनों की बाइफरकेशन की बात की गई है। तो कुल मिला के एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जो अपने आप में सवाल पैदा करता है कि अगर बसपा एक पार्टी विशेष है, एक जाति की पार्टी विशेष है, तो वो बहुजन गठबंधन क्यों नहीं करती। वो इनेलो के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, वो एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है जो हरियाणा में एक बहुत ही विशेष जाति की प्रताड़ना से मतलब जो है वो फेमस है। जाट जो यहाँ पे जो है वो आप एक जाट पार्टी के साथ आप गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन आप सपा के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरह का उन्होंने जवाब दिया है, ये जो 59 पेजेस की एक बुकलेट निकाली गई है, इस बुकलेट को निकालने का जो है वो पर्पस यही है कि वो उपचुनाव की तैयारी करना चाहती हैं। अब उपचुनाव की तैयारी करते हुए वो जो पुराने जिन चीजों पे सवाल उठ रहा है, तो उन सवालों का जवाब देते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत मतलब जो है वो अपनी तरफ से एक जो है वो कारण यहाँ जो है वो हम सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया कि हाँ, अखिलेश यादव जी जो है वो शायद उनको उस समय पे 5 सीटें मिली थी और उस समय पे बसपा को 10 सीटें मिली थी, तो शायद वो जो है वो उस समय उन्होंने पार्टी के फोन कॉल नहीं उठाए या इस तरीके से मतलब जो है वो अपने आप जो है वो सारी सीन से गायब हो गए। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जो हम ये जो चला रहे हैं, मतलब हम जो न्यूज चला रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे भी मैंने जो अखिलेश जी का जो उत्तर दिया उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया, बड़ी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने उत्तर दे दिया। वो आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं है, वो एक बात का जवाब दे रहे हैं, और उस शायद उस जवाब में ही बहुत तरह के सवाल उठे हैं जो फिर दोबारा से मायावती जी के झोली में जाके गिर गए हैं। उनका कहना शायद उतना जो है वो सार्थक नहीं हो पाया है। ठीक बात है, ठीक बात है।
ठीक है। अब आप इससे सहमत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है भाई, अंततः तो उनका आरोप ही है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो कह रहे नहीं नहीं, मैं तो फ़ोन उठाने को तैयार था, हमें पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो शक्ल तो आरोप प्रत्यारोप के लिए ही लेती है। हयात साहब के पास जाऊंगा। हयात साहब, प्रोफेसर बुराक ने बहुत संजीदगी से बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की, दलित पॉलिटिक्स पर, दलित विमर्श पर, दलितों की राजनीति पर। वो कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा दलित है वो बसपा से अब थोड़ा सा छिटकने लगा है। आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है, पीडीए की तरफ देख रहा है। कुछ जो मेच्योर है दलित वोटर, वो कांग्रेस को देख रहा है कि भाई ये पुरानी पार्टी हमारी, ये संविधान की बात करते हैं, इन्होंने हमको नौकरियां दी हैं। लगातार हम लोग इसी मंच पर चर्चा करते रहे हैं और तमाम दलित चिंतक, विश्लेषक इस बात को कहते रहे कि भाई जितने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं वहाँ पर आरक्षण देकर बड़े पैमाने पर दलितों का रिक्रूटमेंट कांग्रेस के शासन में हुआ। तो ये बात भी एक तरीके से लोग मानते हैं। अब ये मायावती की बुकलेट, जैसा कि अभी कहा प्रोफेसर साहब ने कि एक जवाब है चुनावों को लेकर, हरियाणा को लेकर, यहाँ को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? और मायावती को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, पिछले डिबेट में आपने कहा था कि मायावती अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो कभी उनके बारे में कुछ बहुत अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इसको समाहित करते हुए जरा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोफेसर निशा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण किया। बावजूद इसके कि उनका दलित चिंतक के तौर पे आपने उनको दर्शकों को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उन्होंने अपने विचार रखने में कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं किया, ना बहन जी की तरफ से और ना ही अखिलेश यादव जी की तरफ से। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था और अपने दिखाए भी, आपने उसमें जो ग्राफिक्स दिखाए उससे बहुत साफ है। और आपकी बिल्कुल आज आपका विषय भी जो आपने जो उसको कैचलाइन दी है, दलित वोटों की दुहाई, दरअसल वो अपने आप में ही पूरी कहानी कह रही जी। आज ये जो 59 पन्नों की जो बुकलेट जारी की गई है उसमें दलितों को तो दुहाई दी ही गई है, साथ में ब्राह्मणों को भी एड्रेस किया गया है। ये कहा गया है कि ब्राह्मणों का भी सबसे बड़ी चिंतक जो है, शुभ चिंतक, वो भाजपा ना हो करके बसपा है जी। तो एक तरफ से जो एक जमाने में पूरा एक पैटर्न बन गया था दलित, ब्राह्मण और मुसलमान का कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग को 2007 वाली, मुस्लिम और ब्राह्मण, ये पैटर्न हुआ था जिस की वजह से बहन जी सत्ता में आई थी। और उसके बाद ये पैटर्न अब बिखरने पर है। मुसलमान ऑलमोस्ट मानना चाहिए कि 80% 90% बसपा के पास से जा चुका है। अगर नहीं भी 80-90 माने तब भी 70% 75% तो जा ही चुका है बसपा के पास। और जहां तक ब्राह्मण वोट की बात है, सभी लोग जानते हैं कि उसकी पहली पसंद भाजपा आज भी है। अब सिर्फ बात रह जाती है कि दलित वोट। यूपी की राजनीति बिना जातीय विमर्श के पूरी नहीं हो सकती है। अगर हम यूपी की राजनीति पे चर्चा करेंगे तो हमको जातियों पर चर्चा करनी ही पड़ेगी। और बसपा का जो वोट बैंक है, जैसा कि आपने अपने ग्राफिक्स में दिखाया है, विधानसभा वाइज देखा जाएगा तो कम से कम 150 वोट सीटों पर वो डिसाइडिंग है। लोकसभा वाइज देखा जाएगा तो कम से कम 30 सीटों पर वो डिसाइडिंग है। जिधर चला गया है उधर जीत हो गई। और भाजपा की यूपी में जो बड़ी विजय हुई 72 सीटों पर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये दलित वोट बैंक ही था जी, जो बसपा से भाजपा में शिफ्ट हुआ था। आज इसी दलित वोट बैंक की दुहाई बहन जी दे रही और इसी दलित वोट बैंक ने पीडीए में के नारे पर
इंडिया गठबंधन को वोट दिया और इंडिया गठबंधन भाजपा से ज्यादा लोकसभा में सीटें ले आया जी यूपी में। जी बहन जी को, जैसा कि हमारी निशा जी ने कहा, कि बहन जी को अंदर और बाहर दोनों जगह से चुनौती है। दलित राजनीति में उनको चंद्रशेखर खुली चुनौती दे रहे हैं और दलित वोट में सेंधमारी के लिए पीडीए और भाजपा, यानी इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों ही बिल्कुल मोर्चेबंदी किए हुए खुलेआम। अब बहन जी के पास अगर अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ उन्होंने नहीं, एक हमेशा कहना कि जरूरी कदम नहीं, बहुत ही क्रांतिकारी कुछ कदम नहीं उठाए, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको बहुत गहरा नुकसान होने जा रहा है। जो 19.5%, पौने 20% से खिसक करके जो पौने 10% पे आ गए हैं, उनका वोट शेयर वो शायद और भी कम हो जाए। आज स्थिति यह है कि एक भी सांसद नहीं है और मात्र एक विधायक है। जी आप सोचिए पहले कि इसी गठबंधन, सपा के साथ गठबंधन से सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी और बीएसपी को 10 सीटें मिल गई थी। जी जी और जब इस बार सपा ने इंडिया ब्लॉक से नहीं, कांग्रेस से गठबंधन करके पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ा, तो सपा की सीटें सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई यूपी की वो लोकसभा चुनाव में। जी जी तो अब बस बहन जी के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने वोट बैंक को संभाल करके मजबूती से पकड़े रहें। उन्होंने इसके लिए कुछ कदम उठाए भी। जी आनंद कुमार को वापस मेन स्ट्रीम में ले आई, उनको फिर से पदभार सौंपा, उनको फिर से जिम्मेदारियां सौंपी। उसके अलावा आकाश आनंद जी को, उसके अलावा अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था दलित उपवर्गीकरण के लिए, दलित आरक्षण में, उसका उन्होंने खुल करके विरोध किया। और उसी फैसले पर कल चंद्रशेखर ने दिल्ली में बहुत बड़ी रैली की है, बहुत बड़ी रैली की उसी फैसले पर। वो रैली मीडिया से गायब थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई कहीं, लेकिन आज मैं देख रहा था उस रैली की विजुअल, तो बहुत बड़ी रैली की चंद्रशेखर ने उसी फैसले को लेकर। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और इस देश के मीडिया को वो स्टेडियम दिखा नहीं। तो जाहिर बात है कि भले ही मीडिया में चीजें, खबरें गायब हो या हमको ऊपर सतह पे न दिख रही हो, लेकिन अंदर अंदर कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा उपचुनाव में अपना को आजमाने, अपने आप को टेस्ट करने उतरेगी। और ये उपचुनाव बहुत, हालांकि उपचुनाव बहुत 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 ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, कभी भी आते और चले जाते हैं लोग, लेकिन ये उपचुनाव भाजपा के लिए, बसपा के लिए प्रतिष्ठा के प्रश्न बन गए। भाजपा के लिए जो पिछला लोकसभा चुनावों में जो उनको सेटबैक मिला है, इन उपचुनावों के जरिए उनको भरपाई करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं वापस अपने आधार वोट, खास करके अयोध्या जैसे सीट को लेकर के। और बसपा अपने को फिर से कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश करेगी। अगर वो 2 सीटें भी जीतती है, 1 सीटें भी जीतती है, तो भी ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक बात है। और बहन जी ने इसके लिए जितनी, मुझे लगता है कि वो लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, जिम्मेदारियां सौंप रही हैं, प्रभारियों की नियुक्ति कर रही हैं, और अभी आज जो 59 पन्नों की पत्रिका जो निकाली हो, उसके बाद उन्होंने अपने वोटर्स को जवाब दिया है। ये सवाल उन पर लग रहे थे, निशा जी ने भी यही कहा कि आखिर गठबंधन क्यों तोड़ा गया, जबकि उसमें आपको फायदा था, वो तो आप फायदे में थी। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि अखिलेश हमारा फोन नहीं उठाते। ये बात उन्होंने 5 साल के बाद जाके जी, आप सोचिए, पहले 5 साल तक उन्होंने कभी इस बात का, कितनी भी घटना हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने अनौपचारिक करी, उनके वक्तव्य आए, ट्विटर पे मौजूद है, वो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने। अच्छा हयात साहब, ये मैं भी हैरत में हूँ, ये बात अब कहने के बुकलेट के जरिए ये मतलब क्या इसके पीछे वो क्या बताना जताना चाहती है, क्या है, जरा इसकी जरा गांठें खोलिए,
मसला क्या है? सहानुभूति वोट। केवल एक ही मकसद है कि जो दलितों की सहानुभूति को ज्यादा से ज्यादा लेना, विक्टिम कार्ड से कहते खेलना। जी जी जी, ये बड़ी बात है जी। तो इसी विक्टिम कार्ड के लेकर के उन्होंने आज इस पे कहा कि हमारे लिए गठबंधन थोड़ा मजबूरी थी। मैं बात मानूंगा कि उन्होंने गेस्ट हाउस काटने के बाद जो उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला किया था वो बिल्कुल सही फैसला था और उस वक्त के लिए मौजूद था। वो उनकी वाकई में प्रतिष्ठा की बात थी। उसके बाद गठबंधन में बना रहना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता। लेकिन इसके बाद, जब इसके बाद सब कुछ पटाक्षेप हो गया, अखिलेश जी ने भी और मंच से भी शेयर किया, उन्होंने मुलायम सिंह जी के साथ में शेयर किया और मंच पर बाकायदे अखिलेश और डिंपल यादव ने पैर भी छुए सारी चीजों को लेकर पब्लिकली, और इसको लेकर यादवों में काफी नाराजगी भी थी। यादव रिएक्ट भी किया उस पर। और इसके बाद ये विषय पटक्षेप होने के बाद फिर से उनको प्रतिष्ठा की बात याद आ रही है। और अब की जो प्रतिष्ठा की बात याद आ रही है, वो कह रही है कि हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, वो अखिलेश यादव मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। आप क्या ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा हो गया होगा, है सब। मैं रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। मुझे एक ब्रेक लेना है, क्योंकि साथी लगातार ब्रेक के लिए कह रहे हैं, तो एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन ये वोटों की दुहाई दे रही हैं मायावती, विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। ये जो मंथन के पहले राउंड में ये बात निकल कर आई कि मायावती का जो ये बयान है बुकलेट के जरिए, उसमें एक विक्टिम कार्ड है अपने लोगों के बीच कि ना हमने कोई गलती नहीं की है। ओबीसी दलित जो वोटर है, कोई सवाल तो पूछ ही रहा मायावती से कि भाई क्या दिक्कत थी, आपको 10 सीटें मिल गई थी। तो इसके पटाक्षेप के रूप में 5 साल बाद वो कह रहे हैं अखिलेश यादव हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक से लौट आए हैं और बात दलित वोटों की दुहाई, 2019 की बात 2024 में याद आई। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता चंचल यादव जुड़े हुए हैं। चंचल यादव, मायावती जी ने कहा कि भाई आप के नेता फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, वो लगातार फ़ोन कर रही थी, अपमानित महसूस किया इसलिए गठबंधन तोड़ा। और आपके नेता तो कह रहे थे मैं तो आजमगढ़ के मंच पर था, सारी लीडरशिप एक साथ थी। ये दोनों तरफ से क्या बातें हैं, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? 5 साल बाद क्यों ऐसा आपके नेता कह रहे हैं? बहन कुमारी मायावती ने क्यों कहा ऐसा? देखिए दुर्गेन जी, सबसे पहले तो बात ये समझने की जरूरत है कि विश्वसनीयता का जहां तक सवाल है, अगर आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जब ये गठबंधन बना था तो लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी। लोगों ने एक बड़े दिल के साथ, बड़े जनता ने बड़ा प्यार से नहीं दिया। जो बसपा 0 सीट पर थी वो बसपा 10 सीट पर पहुंच गई। और समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, 5 की 5 थी। फिर भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि दोस्ती बड़े दिल के साथ की जाती है, और उन्होंने बकायदा बड़े दिल के साथ ही बसपा सुप्रीमो या बसपा ने जो भी सीटें, समाजवादी पार्टी की जो सीटें थी उन सीटों को मांगा। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उन सीटों को भी राजी हो गए कि भाई ठीक है, हम जो है पूरे प्रदेश में और दोस्ती बड़े दिल के साथ करेंगे। और उन्होंने किया भी। और देखा होगा आपने, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले, अब उनके पास किसका दबाव था? बीजेपी के लोगों ने, ईडी सीबीआई, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं मीडिया में, आप लोग चलाते रहते हो ये सारी खबरें, आप लोगों के पास विश्वस्त सूत्रों से जानकारी भी होगी। आप लोग कहते भी रहते हो में गठबंधन थोड़ा, खाली हम ही लोग नहीं करते, आप लोग कहते भी हो। नहीं दुर्गेश जी, सब कुछ हम ही लोग कंधे मत रखो, कुछ अपने भी कंधे पे रखो भाई। बोलो। नहीं, आप लोगों के पास सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। मैं आप ही लोगों के सूत्रों के हवाले की खबर बता रहा हूं। ठीक है। और ये सारी चीजें जब पब्लिक प्लेस में आई, पब्लिक फोरम में आई, तो बहन कुमारी मायावती जी ने देखा, उन्होंने गठबंधन भी तोड़ चुकी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा 2024 में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा। आप लोगों ने रोक दिया उनका रास्ता भाई। लोगों कैसे आती हो? आप लोग खड़े हो गए कि हम या मायावती जी, राहुल गांधी जी परेशान हो गए। और देखिए, और अब देखिए, अब जब बहन कुमारी मायावती जी को लग गया है कि हमारा पूरा वोट बैंक पूरा खिसक चुका है, हमारे लोग सब एकदम जा चुके हैं,
अब वो एक झूठ बोलने का काम कर रही है, सरासर झूठ है। आपको याद होगा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े, बहुत विराट हृदय के इंसान है, और अगर शुचिता की बात करें, राजनीतिक शुचिता की बात करें, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोग कस्में खाते हैं राजनीति में। ऐसे ऐसे शुचिता वाले व्यक्ति के ऊपर अगर झूठ बोलने का आरोप लगाया जाए तो बहुत ही निहायत गलत है। इसकी इतनी भी निंदा हो, ये देश की आम जनता, देश के लोग, पूरे प्रदेश के लोग निंदा हर छोड़ बात दो इस आप, बात इसका को जानते राजनीतिक हैं। निहितार्थ बताओ। निंदा तो ठीक है, आप एक प्रेस बयान जारी कर देना, हम चला देंगे। मजम्मत कर देना, ठीक है मायावती जी ने झूठ कहा, फला ने झूठ कहा, इसका कोई मतलब। आपके नेता ने भी ये नहीं कहा कि मायावती जी ने झूठ कहा, उन्होंने बहुत सलाहियत से बात बता दी कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। अभी निशा बुराक प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इतने शालीन, इतने बेहतरीन नेता हैं कि उन्होंने, वो तो हमसे कह रहे थे कि आप लोग आरोप प्रत्यारोप क्यों चला रहे हैं इस चैनल पे। कोई आरोप प्रत्यारोप हुआ ही नहीं है, अखिलेश यादव ने अपनी बात रख दी बहुत शालीनता से। ये देखिए नहीं, जैसा कि आप जो बयान दिया बहन कुमारी मायावती ने, हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें, बुकलेट और में हमारे बातें मैंने उन्होंने आपसे कही पहले हैं, बोला कि बयान नहीं, शिक्षा की बात बुकलेट में आती है बातें कही तो हैं, उसमें हमारे बहुत नेता सारी बातें कही। अखिलेश यादव जी की लोग जो है कस्में खाते हैं। तो ये बात है, मैं इतनी बात जरूर करना चाहता हूँ। आज देखिए दलितों के ऊपर पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं, पूरे देश में जगह जगह वीडियो आती है, पूरे देश में अगर आप देखें, पूरे प्रदेश में कहीं घोड़ी पे भाई चढ़ने देखिए, को लेकर आरक्षण कहीं पर पे आरक्षण, एक जब एक आरक्षण एक के अंदर आरक्षण की बात करके एक सुप्रीम एक कोर्ट का जो हमारा फैसला आया, एक हमारा उस एक पर छोटा उस पर बच्चा मायावती अगर खड़ी हुई ना उन लोगों के साथ में, तो ऐसा आप लोग नहीं खड़े हुए। आरक्षण सब का जो फैसला आया अभी, मतलब आपने एक देखा होगा सजेशन आया, मैं जो है वो इन्हें याद समाजवादी दिलाना पार्टी का चाहती हूँ प्रेसिडेंट। सपा के सपक्ष में कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट का जो एक वर्डिक्ट आया था, फैसला आया था, उसमें कहीं ना कहीं सपा भी गायब थी, कांग्रेस भी गायब थी। देखिए, मैं तो सिर्फ एक दलित चिंतक नहीं, के तौर सपा पे ही स्टैंड कर रही थी, हम लोगों ने साथ में मैडम, हम लोगों ने साथ में बकायदा जो है उस आंदोलन में बकायदा सपोर्ट किया गया, बकायदा साथ में रहे, ऐसा नहीं है। और देखिए ये बीजेपी के द्वारा एक बहुत लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है, और आपने देखा होगा जब जब गठबंधन हुआ है तब तब बीजेपी के लोगों ने हमेशा ये प्रयास करके गठबंधन तोड़वाने का भी काम किया है। मैं जरूर स्पष्ट कर सकता हूं, और इस बात को, ये सबको जानकारी है, जो भी राजनीति की मैं जानता हूं कि थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि चंचल यादव, 2019 का जो मैं गठबंधन समझ गया, हुआ था, चंचल यादव, किन चंचल लोगों ने यादव, तोड़ा, किन लोगों ने तुड़वाया। चंचल यादव, आप मोटे तौर पर ये बताओ कि अब मायावती को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी, क्या क्या वजह है, जरा पिन पॉइंटेड बात बताओ हमको आप। अभी तो देखिए, अब ये तो बहन कुमारी मायावती जी बताएंगे, उनके पार्टी के लोग बताएंगे। मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है, और मैंने आपको बताया कि शुचिता की जहां तक बात है, इतना हर कोई पॉलिटिशियन, चाहे विपक्ष में हो, कोई भी हो, उनकी शुचिता की बात करता है और उनके सम्मान की बात करता है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसा शुचिता वाला व्यक्ति कोई नहीं है आज के समय में राजनीतिक प्रदेश में देखा जाए। दुर्गेंद्र जी, आप भी देख रहे हैं पूरे देश में, अगर ऐसे कोई नेता की बात बताओ आप। आज देखिए पूरे देश में बीजेपी ने किस तरीके से पार्टियों को पार्टी में, भाई को भाई में लड़ा करके, चाचा भतीजों को लड़ा करके, आपने देखा होगा चिराग पासवान से लेकर के पूरे देश में जो जो पार्टियां बीजेपी को जो है आगे बढ़ाने का काम की, उन्हीं पार्टियों के पीठ में जो है जो है क्या नाम है, छुरा भोंकने का काम किया बीजेपी ने। तो डिवाइड एंड रूल, भाजपा का काम है बांटो और राज करो। ये आप क्या इसी कह रहे नीति हो पे कि लगातार बहुजन ये काम समाज कर रही है। पार्टी भाजपा के दबाव में है, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि इसके अगर आप देखें कि आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव आपको याद दिलाता हूं दुर्गेंद्र जी, एक बहुत मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। आपको याद होगा 2000 जब 22 में उपचुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो अभी तक के बीएसपी के जो है मतलब इतिहास में कोई बाई इलेक्शंस में बहन कुमारी मायावती जी अपने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ में प्रत्याशी खड़ा कर दिया, वहीं पर रामपुर में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी वो, ये सबके सामने जग जाहिर है। और उन्होंने उनके ही प्रत्याशी जिनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, बाद में पार्टी में लेकर के बीजेपी के द्वारा, तो बहुत सारी बातें आई थी उस समय। लेकिन आज के समय में तो आपने ले लिया उनको पार्टी में, अब एमएलसी बना दिया और चुनाव भी जीत गए आप। हाँ, निश्चित तौर से आपने देखा भी होगा, और देखिए उसमें वो सारी बातें आई भी सामने। लेकिन ये केवल एक सीट की बात नहीं है। अगर आप देखें कि अभी जो है बहन, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाई इलेक्शंस में जो है 7 चुनाव लड़ेंगी। बहुत अच्छा, स्वागत है भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी पार्टियों को अपना राइट है, अपना लड़ने का अधिकार है, स्वागत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप गाहे बगाहे बीजेपी का सपोर्ट करते हो, तो अपना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इस बात को जरूर आवाज उठाता है, इस बात को जरूर कहता है कि
कि भाई आखिर में ऐसा क्या है कि बीजेपी को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, बीजेपी को क्यों लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। ये जरूर है कि लड़ाई देखिए, जिस तरीके से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है आज पूरे देश में, और मैं देखिए आप उसी के साथ साथ में कांग्रेस इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है, और इसी जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं पीडीए को लेकर के, और एक बहुत बड़ा संदेश है। आप देखेंगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम लोग जो है तकरीबन उत्तर प्रदेश से लेकर के और भी स्टेट्स में सरकार बनेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर निशा बुरा कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए प्रोफेसर साहब। हाँ जी जी, मैं यहाँ आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि गठबंधन, इस गठबंधन से पहले 2019 के गठबंधन से पहले 1993 के गठबंधन को भी थोड़ा याद करने की जरूरत है, क्योंकि तब भी जब गठबंधन हुआ था तो रेस्ट हाउस कांड के बाद काशीराम साहब और मुलायम सिंह यादव जी का जो गठबंधन था, तो जो एक दूसरों को देखने में आ रहा था वो उन्हें ये लगता था कि शायद भविष्य में कभी भी बसपा का और सपा का आपस में शायद गठबंधन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके 2019 में गठबंधन आया। तो मैं आज की ये जो बात है, ये जो कहा गया कि भाई वो तो मेरा फोन कॉल नहीं उठाते, तो इसको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक आधार पे भी इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है यहाँ पे कि ये उतना गलत बयान नहीं, उतना गलत इल्जाम नहीं है शायद जितना कि राहुल गांधी जी के ऊपर मायावती जी बार बार जो है वो लगाती हैं। अभी यूएसए वाले बयान के ऊपर जब राहुल गांधी जी ने ये कहा, देखिए मैं बिल्कुल भी कांग्रेस की पक्षधर नहीं हूं, ना ही मैं सपा या बसपा की किसी तरह की पक्षधर हूं, मैं बिल्कुल एक फेयर बात जो है वो कह रही हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि उनसे सवाल पूछा गया कि आरक्षण को आप भारत में किस तरह से देखते हैं, आने वाले समय में आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी अगर ओबीसी का, एससी का, एसटी का अगर स्थिति ठीक हो जाएगी भारत के अंदर तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मायावती जी के लगातार बयान देखिए, आप उनको पढ़िए कि वो क्या कह रही हैं, और जिस तरह से वो उसका कड़ा विरोध कर रही हैं और जिस तरह से वो उसका राजनीतिक फायदा लेना चाह रही हैं कि भाई ये तो जो है वो आरक्षण को, भारत में शुरू से ही इनका षड्यंत्र रहा है कांग्रेस का कि ये इसको आरक्षण को खत्म करना चाहते थे और ये इसको खत्म करेंगे। देखिए ये बता रहे हैं कि स्थिति ठीक होगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब मुझे ये लगता है कि वो सपा में कहीं ना कहीं अपना भविष्य तलाश रही है। सपा ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो इंडी गठबंधन जो है वो उन्होंने निभाया, और ये जो बड़ी छोटी सी बात है, मामूली सा, मैडम इंडिया गठबंधन बोलिए, बीजेपी वाले बोलते हैं, आप भी इंडी बोलेंगी तो देखिए हमें तो संभावना ऐसी लगती है साहब कि हो सकता है कि वो आने वाले इलेक्शंस में, चाहे वो जो है वो हमारे पास जो है वो बाई इलेक्शंस की बात करें या अगले चुनाव की हम बात करें, क्योंकि सपा के लिए भी चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक चैलेंज बन गए हैं। सपा आज तक मुस्लिम वोट पे जीता करती थी, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट जो है वो धीरे धीरे करके उनका जो शिफ्ट है वो भीम आर्मी की तरफ होता चला जा रहा है, चंद्रशेखर की तरफ जो है वो वोट उनका कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो वो सपा के लिए भी चैलेंज है। अब दो ऐसी पार्टीज जो है वो सपा और बसपा, उनका आपस में अलायंस होना, मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज, ये संभावनाएं शायद इसके पीछे हैं। ये इतना भी गहरा इल्जाम नहीं है, सिर्फ इतनी बात कही गई है कि वो तो मेरा फोन नहीं उठाते थे, तो मैंने मुझे लगता है प्रोफेसर निशा मुझे लगता है कि ये सुलह सफाई है, समझौते से पहले सुलह सफाई है क्या, इस तरह देखा जाए इसको? हाँ जी, मैं तो कहीं ना कहीं ऐसी भी बात समझौते से पहले सुलह सफाई हो जाए, गिले शिकवे दूर कर लिए जाएं, बड़े प्रेम व्यवहार में। मुझे 10 सेकंड चाहिएगा, मैं दूंगा समय। प्रोफेसर निशा कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ जी, तो मैं इसको जो है वो एक संभावना के तौर पर भी देख रही हूँ कि ये उतना गहरा इल्जाम नहीं है जितना कि राहुल गांधी जी के ऊपर लगता है जो है वो आरक्षण से खेलने का। तो सपा शायद हो सकता है कि अंदर ही अंदर कुछ ऐसा जो है वो अलायंस हम लोगों के सामने आने वाले चुनावों में आए, और शायद ये बेहतरी के लिए होगा। और बीएसपी को ये भी लगता है, बीएसपी को ये भी लगता है कि अगर कांग्रेस में वोट शिफ्ट हो गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। बीएसपी को ये भी लगता है। जी बोलिए चंचल यादव, बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए दुर्गेश जी, अगर आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में मेरा ख्याल है शायद ऐसा दूसरी बार हुआ है कि सामान्य सीट पर एससी प्रत्याशी खड़ा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को इतने तेजी से बुलंद किया कि बीजेपी को चारों जो है खाने चित होना पड़ा, चाहे अयोध्या की सीट रहा हो,
आपने देखा होगा मेरठ में जिस तरीके से बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत वो सीट जीती है, वो सबको जग जाहिर है। वो सीट भी हम लोग जीत रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ऐन वक्त पे जो भी चीटिंग करी वो सबके सामने है भी वो सारी बातें। तो एक बहुत बड़ा संदेश भी देने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था कि पीडीए केवल नारा नहीं था, बल्कि हम लोगों ने सबको जो है एक हक भी देने का काम किया, सबको जो है उनको उनके अधिकार देने का काम किया था। आपने देखा होगा चाहे वर्मा समाज हो, मौर्य समाज हो, सारी एक जो गुलदस्ते की तरह पूरे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सब पीडीए को एक गुलदस्ते की तरह सजोने का काम किया, सारी जातियों का सबका सामंजस्य लेकर के, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अगर चीटिंग और शासन प्रशासन सत्ता का दुरुपयोग ना करती तो शायद हम लोग जो है तकरीबन 55 से हम लोग प्लस कर जाते। एक तो बहुत सारी बातें हैं, उन बातों पे नहीं, लेकिन अगर आप बात करें दलित समाज को, एससी समाज को अधिकार देने की बात है, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, बराबर उस पे अधिकार की बात कर रहे हैं, उनको अधिकार देने की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना उसका एक बहुत बड़ा एक एजेंडा हमारा है। हम लोग इस बात पे आ रहे हैं कि भाई जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी हो। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दलित भाई, पिछड़े भाई, अल्पसंख्यक भाई सबको जो है कम से कम उनको शिक्षा का राइट मिले, उनको जो है भाई आपको। ठीक बात है। मैं हयात उमर की तरफ रुख करूंगा। हयात उमर साहब, जैसा अब देख रहे हैं कि नारा, नेता और नीतियां, इन्हीं से पार्टियां चलती हैं। नीतियां बसपा के पास हैं, लेकिन उसका नारा भी लुट गया, उसके नेता भी लुट गए। बहन कुमारी मायावती शीर्ष नेता को छोड़कर बाकी सारे नेता लुट गए और नारा भी लुट गया। आपको ध्यान होगा जब शुरुआत में काशीराम साहब नारे लगवाते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर बहन जी ने उस नारे को बदला, सोशल इंजीनियरिंग के रूप में लेकर आई कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कि जिसने जिसकी तैयारी। और मुझे पता है कि जब ये नारा बहन जी ने बदला तो उस जनसभा को मैं कवर कर रहा था बतौर रिपोर्टर, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो दलितों, आप लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हो, आपका वोट लूट जाता है। अगर इसके लिए एक लठायत आदमी हम नियुक्त कर दें जो आपके वोटों की रक्षा करे और वो दूसरे समाज से हो, तो इसमें क्या बुरा है। और फिर उन्होंने ये हिस्सेदारी वाला नारा बहन कुमारी मायावती ने पहली बार दिया था। कानपुर देहात के अकबरपुर की एक रैली थी, वहाँ से उन्होंने ये शुरू किया था। अब वही नारा सपा लगा रही है। पीडीए को शुरू में सीरियस कोई ले नहीं रहा था कि पीडीए क्या है, लेकर आ गया अखिलेश यादव। आज पीडीए की माला सारे लोग जप रहे हैं। तो नेता और नारा बसपा का लुट गया। और दलित चिंतक बहन निशा कह रही हैं कि ये समझौते से पहले की सुलह सफाई है। इन दोनों बिंदुओं को कैसे आप देखते हैं? निशा जी ने इस पूरे विमर्श का एक नया आयाम खोल दिया है। जी ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बजाय वो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट के तौर पे देख रही हैं। जी हम लोग इसे देख रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक तरफ दलित वोटों की दुहाई है, एक तरफ रस्साकशी है कि दलित वोट को कैसे वापस बहन जी पाती हैं, और उधर वो है कि कैसे दलित वोट को ज्यादा से ज्यादा बंटवारा हो जाए, हमारे हिस्से में आ जाए जी। लेकिन निशा जी कह रही हैं कि नहीं, ये सुलह समझौते की तैयारी है, आधार तैयार किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हमारा गठबंधन तो बहुत मामूली बात पे टूटा था और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब फिर भी हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी कोई बहुत बड़ा खंडन या बड़ा कोई ऐसी कोई नागवार बात नहीं कही। उन्होंने नागवार बात नहीं कही, बहुत सदेश शब्दों में उन्होंने कहा है, बात नहीं कही है। अच्छा, इधर इससे पहले भी अखिलेश यादव जी का बहन जी के प्रति 2 बार सॉफ्ट लुक सामने आ चुका है। उन्होंने बहुत सॉफ्टली एक बार वो बसपा विधायक की टिप्पणी पर, भाजपा विधायक की टिप्पणी पर उन्होंने सबसे पहले निंदा की थी, उसके बाद जवाब में मायावती जी ने उनको धन्यवाद भी दिया। तो ये एक चीज है, और राजनीति में कभी भी कोई संभावना खत्म नहीं होती है। राजनीति में गठबंधन बनना, टूटना, फिर से गठबंधन होना बहुत सामान्य सी बात होती है, हमारे आपके लिए बड़ी चीज थी। लेकिन मैं यहाँ पर एक और इस पे चीज देखता हूँ, ये हम इसे देखते हैं डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट के तौर पे। क्या नेता, कौन नेता कितना विश्वसनीय है? बात तो सब वही कह रहे हैं। तो क्या राहुल की विश्वसनीयता, मोदी जी की विश्वसनीयता, अखिलेश जी की विश्वसनीयता, बहन जी की विश्वसनीयता, ये एक अपने अपने अलग अलग पैरामीटर्स, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। कभी किसी की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती, कभी किसी की बहुत घट जाती। आज बहन जी ने ये बात कही है
और इसके बाद क्या उनका वोटर उनकी इस बात पर क्या विश्वास करेगा? जी जी। यहाँ विश्वास का संकट है। बहन जी ने इसी विश्वास की बहाली के लिए, आज इसी विश्वास की बहाली के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी, गठबंधन टूट गया क्योंकि अखिलेश जी हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। और आपको याद होगा कि गठबंधन चुनाव के लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव के फौरन बाद ही टूट गया था। जी जी। ऐसा नहीं हुआ कि साल 2 साल निकल गए थे ना उसको। ना, तुरंत तुरंत एक- दिनों में। 1 महीना भी शायद नहीं पूरा हो पाया नहीं था। पूरा हो पाया था, बिल्कुल ठीक। 1 महीना भी नहीं पूरा हो पाया था। रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही 10-15 दिन बाद ही गठबंधन टूटने की घोषणा हो गई। बड़ा विश्वसनीय था, बड़ा भरोसा था, क्योंकि बहन जी उसमें अच्छी सीटें लेके आई थी। एक वक्त अखिलेश यादव जी गठबंधन टूटने की घोषणा करते तो माना जाता कि उनको नुकसान हो गया, क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था दलित सपा का, जबकि सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर हो गया था। जी। लेकिन इसके बावजूद गठबंधन तोड़ने की घोषणा बहन जी ने की थी। तो बहन जी का जो विश्वास का संकट बहन जी के सामने कई तरीके से, उनके ऊपर लगातार भाजपा की गोदी में बैठने का आरोप लगता रहा है। इसी आरोप की वजह से तमाम मुस्लिम वोटर उनसे अलग हो गया। उनके ऊपर दलित वोटों के साथ समझौता करने का वोट आरोप लगता रहा है। उनको विपक्षियों ने दौलत की बेटी कहा, दलित की नहीं दौलत की बेटी कहा। ये तमाम चीजें हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता को गंभीर क्षति पहुंची। और इस विश्वसनीयता की बहाली के लिए, अपने वोटर के बीच में अपनी विश्वास को बढ़ाने के लिए ही ये पूरी कवायद है। और शायद इसीलिए वो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल करके अपने वोटर को फिर से अपने पाले में लेना चाहते। ठीक बात है। प्रोफेसर निशा, मैं आपके पास आ रहा हूँ अब, चूंकि अंतिम दौर है इस चर्चा का। आपने एक बात कही कि राहुल गांधी पे बहन कुमारी मायावती आक्रामक रहती हैं। अखिलेश यादव की बड़ी सामान्य सी बात कही कि भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे इसलिए हमने तोड़ा। अखिलेश जी भी कहा भाई मंच पर हम थे, बलिहारी बाबूजी भी थे, फला भी थे, टिका भी थे। ये नहीं कि भाई अरे आपने क्यों तोड़ दिया, अरे भाई देख लेते यार, इस तरीके से। तो आप इसको इस रूप में देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रति क्यों इतना आक्रामक वो रहती हैं? क्या उनको लगता है कि अगर कहीं दलित वोट कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो गया, जो 95 में जब कांग्रेस का समझौता हुआ था, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था विधानसभा, बसपा और कांग्रेस ने। कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ी थी और बसपा बाकी सीटों पर लड़ी थी। नरसिंह राव ने जानबूझकर कहते हैं कि वो समझौता किया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मिट जाए, वरना नरसिंह राव इस देश में सबसे बड़े नेता नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर नेता उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आता था। एनडी तिवारी हार गए थे कुछ वोटों से, नहीं प्राइम मिनिस्टर वो होते। तो बहुत सारी चीज़ें राजनीति में चलती रहती। उसके बाद जो दलितों का वोट है वो सीधे बसपा में ट्रांसफ़र हुआ, दलित बसपा में चला गया। तो क्या मायावती को डर लगता है कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर मंच पर प्रकट हो जाते हैं और दलित कहीं उनके पीछे चल पड़ा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाजपा के लिए भी और बसपा के लिए भी? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि आज जो मौजूदा हालात हैं पूरे देश के, यहाँ हम केवल राजनीति तक भी सीमित ना रहे, हम अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो जो पिछले 10 साल में हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से धड़ाम गिरी, और फिर जो सारे के सारे जो धार्मिक पर पाखंड ही मैं इसको जो है वो कहूंगी। मैं तो अम्बेडकर राइट हूं, तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से नहीं मानती, इन सभी धर्म कांड को। तो जिस तरीके से धर्म को एक आधार बना लिया गया, हर एक चीज का वोट का आधार है, यहाँ पे आपस में जातियों में बंटवारे का आधार है, पदों के वितरण की अगर हम बात करें तो वहां पे भी धर्म को आधार बना लिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान की बात उठानी शुरू की है, अभी हमारे बीच में जो सपा के रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने भी साहब काशीराम जी का जो कोट है उन्होंने भी यहाँ पे लिया। तो अब आप ये देखिए कि जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज हैं बसपा के अलावा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दलित मुद्दों पे अपने आप को चिंतक दर्शाना शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जो वोटर बसपा से टूटा है वो गया कहाँ? वो भाजपा के पास तो देखिए गया नहीं है। भाजपा को तो यहाँ तो जाति जो उप वर्गीकरण है वो भी हरियाणा के अंदर और जो है वो बहुत जगहों पे बहुत ही उसका एक बड़ा विकराल रूप देखने के लिए आपको जो है वो मिल जाएगा।
तो एक पूरा का पूरा जो दलित सेगमेंट है वो बसपा से टूटकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो ऐसे में ना केवल मैं यहाँ पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा है उनके लिए राहुल गांधी और जो ये संविधान का मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बल्कि बसपा के लिए तो ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हमारे वो जो निशान है, हमारे जो आइकॉन्स हैं वही चुरा लिए जाएंगे, वही उठा लिए जाएंगे, तो हमारे पास फिर हाँ, राजनीति करने और के लिए जाति कुछ बाकी जनगणना नहीं और बचेगा। आरक्षण, इस पर भी राहुल बहुत मजबूती के साथ बोलते हैं, हाँ जी, जातिगत बहुत जनगणना। मजबूती के साथ वो अपना पक्ष रखते हैं। और उन्होंने जो यूएसए में बयान दिया है, मैं एक प्रोफेसर के तौर पे उसको बहुत बढ़िया बयान मानती हूँ कि देखिए हमें आरक्षण की जरूरत कब तक है, एक दलित को आरक्षण की जरूरत तब तक है जब तक कि उसका वो समता पर नहीं आता, दूसरों के मुकाबले वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं उसका जो अपना जो एक फाइनेंशियल उसकी जो पोजीशन है, एजुकेशनल पोजीशन है, एक सोशल उसका जो स्टेटस है, अगर वो सबके बराबर हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कहीं आरक्षण की कोई बात रह जाती है। तो वो तो एक बहुत ही बड़े सपने की बात कर रहे हैं कि भारत में अगर ऐसा कायम हो जाएगा तो हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनके जो बयान है उसको बहुत ही नेगेटिव करके जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो डर है वो आज की डेट में राहुल गांधी जी का डर, पूरे देश में पूरी जो जितनी भी पार्टीज है उन सभी को उनका डर बेहद जो है वो कायम हो चुका है। तो यहाँ पे उनका राहुल गांधी जी के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसमें आप उनके शब्दों को देखिए कि किस तरह से किन शब्दों का चुनाव करती हैं। और फिर आप आज का जो ये चर्चा परिचर्चा का हमारा विषय है कि उन्होंने अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहा कि उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, तो कॉल नहीं उठाया, वो मेरे नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का कॉल नहीं तो उठा घरेलू रहे थे। लड़ाई तो लग देखिए रही मैं है बुआ नाराज हूं। भतीजे के बीच में, घरेलू लड़ाई कि भाई बुआ का फोन भतीजे ने नहीं उठाया, बहन का फोन भाई ने नहीं उठाया, इस तरीके की लड़ाई लग रही है निशा जी। तो ये बड़ी पारिवारिक सी स्टेटमेंट जो है वो फील हो रही जी, है। और मैं दोनों फिर तरफ आपकी से बड़ा पारिवारिक स्टेटमेंट है कि अरे ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो मंच पर था, बुआ जी ने बताया तक नहीं, गठबंधन तोड़ दिया, तो बड़ा फैमिलियर माहौल है। शुभकामनाएं हैं, अच्छी बात है भाई। हाँ जी। जी जी, मैं समाजवादी पार्टी के नेता को लूंगा कि भाई अभी कह रहे थे चंचल यादव कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन इनके नेता चंचल यादव बड़े थोड़ा सा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इनके नेता ने तो उसी तरह से बुआ भतीजे का मसला होता है, बहन भाई का मसला होता है, उस तरीके से हुआ। और अखिलेश के कहने पर ही मुलायम सिंह मंच पर गए, अखिलेश की जिद पर मुलायम सिंह मंच पर गए, नहीं शायद मायावती के साथ मुलायम सिंह भी नहीं जाते। लेकिन एक अखिलेश ने एक बहुत अच्छी पहल की और एक उत्तर प्रदेश में लगा बुआ भतीजे की जोड़ी, बुआ भतीजे की जोड़ी, एक अच्छा माहौल बना और उसमें फिर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक कांटा आया। अब वो कांटा कहाँ से चुभोया गया, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं और वो मामला गड़बड़ा गया। चंचल यादव, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, दलितों के लिए समाजवादी पार्टी क्या क्या बढ़िया सोच रही है, तो बहुत अच्छी बात कि पीडीए बनाया, टिकट दिया तो आपको 37 सीटें मिल गई, 37 सीटें मिल गई तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो ठीक है कहानी। लेकिन दलित उत्थान के लिए जरा क्या क्या आपकी पार्टी कर रही है, थोड़ी बहुत जल्दी बता दीजिए हमको, आप बहुत जल्दी। नहीं है, मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया और वो कहीं ट्रेवल में है। अब अंतिम टिप्पणी के लिए हयात साहब के पास जाएंगे। हयात साहब, वास्तव में अभी ये जो पार्टियां हैं, अगर सही मायने में देखें तो आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में हो रही है। आपने भी बात की और अभी निशा जी ने भी बात की कि भाई जो पढ़ा लिखा यूथ है वो चंद्रशेखर के पीछे दौड़ रहा है। आकाश आनंद ने उसको थोड़ा सा उसको बीएसपी के ध्रुव पर लाने की कोशिश की थी, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जैसे शब्द चंद्रशेखर आक्रामक करते हैं। चंद्रशेखर की मूछें ही दलित युवाओं को बिल्कुल ठंडक देती है, ठंडक देती है, उनके दिल को ठंडक देती है। जो दशकों से उसकी मूछ जबरदस्ती लाठी के दम पर नीची कर दी जाती थी कि तुम सारे मूछ रखोगे, तो मूछ रखने की तुम्हें हैसियत नहीं है, तुम्हारी मूछ कैसे रखोगे। तो चंद्रशेखर की जो मूछें हैं वही दलित युवाओं को आकर्षित करती, ठंडक देती। तो एक चुनौती ये है। और उधर आकाश आनंद ने, भले ही उनकी मूछें बहुत तनी हुई नहीं है, बल्कि हैं भी नहीं उनकी मूछें, वो क्लीन सेव रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनके शब्द किसी भी मूछ वाले से कहीं ज़्यादा कठोर थे, तो इसलिए युवा उनकी तरफ भी जुड़ने लगा था। अब किस तरीके की चुनौती सपा और कांग्रेस के लिए आप देखते हैं? अंतिम टिप्पणी कम शब्दों में। देखिए, जहां तक बहन जी की राजनीति का बात है, बहन बल्कि दलित राजनीति की बात है, कांशीराम जी से अगर हम बात करें तो कांशीराम जी कांग्रेस को और भाजपा दोनों को ही मनुवादी पार्टी कहते थे
और दोनों ने हमेशा दोनों से ही बराबर की दूरी बना के रखी। सपा पिछड़ों के साथ उनका गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन था और मुलायम सिंह जी के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री थी। यही केमिस्ट्री बाद में परिवर्तन हुई सत्ता में जब आए तो बहन जी भी साथ में थी और बहन जी के साथ उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई। अब समय जैसे जैसे बदला और बहन जी के का भी परिपक्व हुई तो उनको धीरे से बाद में महसूस हो गया कि खाली दलित वोट से हमारा काम नहीं चलना है। उन्होंने अन्य समाज के वोटरों को भी अपने साथ जोड़ने की पहल शुरू करी। मुसलमानों को जोड़ा, ब्राह्मणों को जोड़ा, काफी हद तक कुछ अति पिछड़ों को जोड़ा। जो अति पिछड़ा था, गैर यादव अति पिछड़ा था। लेकिन बसपा के साथ आने के बाद से लगातार उनका पराभव, जब वो भाजपा के साथ गई है, भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, भाजपा गठबंधन सरकार बनाई और भाजपा के समर्थन जब सरकार बनाई, उसके बाद से लगातार उनके वोट बैंक का हास हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। आज बहन जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे अपने वोटर को कांग्रेस से और भाजपा दोनों से बचा के रखें। और जो ये आजाद समाज पार्टी के तौर पे एक नई चुनौती खड़ी हो रही है, अभी हालांकि उसका बहुत विस्तार नहीं है, पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में उनका भी आधार है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां बड़ा दलित वोटर है उधर वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन विस्तार तो हो गई होगा। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है लगातार चंद्रशेखर आजाद की, उनका पार्टी का कैडर बढ़ता जा रहा है, उनके समर्थक बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को उन्होंने बसपा के विकल्प के तौर पे मजबूती के साथ पेश किया है। ठीक है साहब। आजाद समाज पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं अंतिम समय में, अमित पासवान की तरफ रुख करेंगे। अमित पासवान, अगर मुझे आप सुन पा रहे हो, क्या आपकी पार्टी बसपा का विकल्प के रूप में अपने आप को देख रही है क्या? बहुत छोटा सा सवाल, चूंकि वक्त नहीं मेरे पास। जी आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल, जो है जिस तरीके से भीम आर्मी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और मायावती जी हमारे समाज की नेता रही हैं ये, और उनकी कार्य को हम सराहना करते हैं, उनके कार्य को हम भुला नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तीव्र गति से चंद्रशेखर आजाद जी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और विभिन्न मायनों पे जिस तरह से मायावती जी की कुछ मुद्दे पर चूंकि शादी हो तो उसका बेनिफिट जो है भीम आर्मी को मिला, हमारे नेता को मिला। और हम लोग देखिए अपने महापुरुषों के जो विजन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में आपको दिखाई देगी। और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो इस बात को आप समझिए कि बिहार के हर एक जिले में भीम आर्मी का और आजाद समाज पार्टी का गठन विभिन्न सुदूर गांवों तक पहुंच गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने कहा कि सिर्फ पश्चिमी यूपी के जो 5 जिले हैं वहाँ आजाद समाज पार्टी जो है अपना पाँव जमा रही है। तो मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में आजाद समाज पार्टी अपने विभिन्न सुदूर गांवों में अपना पांव पसार चुकी है। हम लोग बूथ स्तर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी का सख्त आदेश है कि एक एक लोगों को जो है गांवों से जोड़ना है। और आजाद समाज पार्टी आगे आने वाले चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जो इतना बड़ा धोखा किए और मेरे भाई के आंख में आंसू आया था, इस बात को अभी जान रहे हैं, तो उस एक एक आंसू का हम लोग जो है हिसाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। हमारे पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अमित पासवान, बहुत शुक्रिया। मैं आपको आगे नहीं ले सकता। वही बात आ गई कि जो आजाद समाज पार्टी लगातार चुनौती के रूप में, जैसा अभी निशा बुराक प्रोफेसर कह रही थी कि आजाद समाज पार्टी एक बड़ी चुनौती है बसपा के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी वो बड़ी चुनौती है। बात निशा जी कह रही तो वो बात आजाद समाज पार्टी के नेता अमित पासवान जो जोड़े थोड़ी देर के लिए, उन्होंने इस बात को कहा कि एक एक आंसू का बदला लेंगे। तो क्या ये हो सकता है कि मेल मिलाप से पहले बुआ और बबुआ में ये सुलह सफाई थी? नमस्कार।